Hi friends, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform Supply and Company। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने डिमांड पढ़ाया है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि प्राइस और डिमांड में किस तरह का रिलेशन होता है। पहला निगेटिव रिलेशन, दूसरा पॉजिटिव रिलेशन, तीसरा बोथ कैन पॉसिबल, चौथा नन ऑफ दीज। किस तरह का रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड में? विच टाइप ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट इन प्राइस बिटवीन प्राइस एंड डिमांड? First one is negative relation, second one is positive relation, fourth one is both can be exist या both can be possible, और last one is none of these. Please do comment regarding this question. Let us see what is the elasticity of demand. Today is the class elasticity of demand. What is elasticity of demand? पिछली क्लास में हमने ये बताया था कि प्राइस या अदर देन प्राइस के इफेक्ट से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ती है। डिमांड के कर्व में या तो मूवमेंट होती है या शिफ्टिंग होती है। इट मीन्स ड्यू टू द चेंज इन प्राइस और अदर देन प्राइस डिमांड मस्ट इफेक्टेड। अब ये नहीं बताया गया था कि डिमांड कितना इफेक्ट होता है, कितने प्राइस के चेंज करने पे व्हाट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस और अदर देन प्राइस फैक्टर। उसी चीज को बताने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब आया। दोस्तों यदि लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी से, और डिमांड में फ्लेक्सिबिलिटी। डिमांड में फ्लेक्सिबिलिटी कब आएगी? जब डिमांड के जो फैक्टर हैं वो कुछ चेंजेस लाएंगे, जैसे प्राइस, अदर देन प्राइस, इनकम। अदर प्राइस में क्या होगा? इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो इस तरह से रिलेटेड गुड्स की प्राइस की फ्लक्चुएशन से क्या होती है, प्राइस से क्या होती है और इनकम से क्या होती है, यही चीज हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है। आपसे कभी क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपसे ये पूछ सकता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन बाय विच इकोनॉमिस्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो आप लोगों को ये जानना चाहिए। एक थे मार्शल महोदय, मार्शल। इन्होंने अपनी बुक, इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया है। इनकी बुक थी एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया गया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन बाय मिस्टर मार्शल। किसने दिया है? मिस्टर मार्शल ने। और यहाँ कहाँ दिया है? इनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इस चीज के बारे में दिया गया है। इन्होंने बताया कि प्राइस या अदर देन प्राइस के प्रभाव से, उसके इफेक्ट से डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हम यदि प्राइस या अदर देन प्राइस के फैक्टर को देखें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन तरह के पाते हैं हम। कितने तरह के पाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तीन तरह के। दोस्तों कभी कभी मुझे बहुत हेजिटेशन होता है कि आप लोग समझ कि सर पूरा नहीं पढ़ाते हैं कुछ। देखिए ये बात है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं कवर करवाता हूँ। आप जो पूरे एक साल में कवर किए हो, दिस इज द कोर्स फॉर 1 ईयर। 1 साल की ड्यूरेशन का एक कोर्स होता है और उसको हम लोगों को 1 महीने में करवाना होता है।
और वो भी 1-1.5 महीना नहीं मिला मुझे, इसको आपको मुश्किल से 8-10 क्लास में करवाना है, तो आप समझ सकते हैं कि आई कैन गो विथ सम रिस्ट्रिक्शन। तो उसके हिसाब से मैं एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस इतना ऐसे रही है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह की, कौन कौन सी? पहला तो प्राइस फैक्टर से है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। फ्लक्चुएशन इन डिमांड ड्यू टू द प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस के कारण, कीमत के कारण उसके मांग में जो लोच होती है, डिमांड लोच बोलते हैं, मांग में जो उसको लोच होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा होता है अदर देन फैक्टर से इंपॉर्टेंट होता है, कंज्यूमर का यदि इनकम प्रभावित हो तो वहां से आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरह से जब रिलेटेड गुड्स के कारण डिमांड पे जो फर्क पड़ता है उसकी इलास्टिसिटी को मेजर करने का तरीका होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैंने क्या बताया आपको, जब ये कमोडिटी है, ये कमोडिटी पे प्रभाव पड़ता है, कमोडिटी की प्राइस, इसको आप लिखिए प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स ड्यू टू प्राइस ऑफ गुड्स। ये कब है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ड्यू टू इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो आपसे पूछ सकता है कि जो गुड्स के खुद से जो प्रभाव पड़ता है इलास्टिसिटी पे, वो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंज्यूमर के प्रभाव से, तो कंज्यूमर का प्रभाव कैसा होगा? इनकम से संबंधित प्रभाव होगा, तो कंज्यूमर के इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गए। और जब ये क्रॉस सी लिखा हुआ है, और जब रिलेटेड गुड्स के प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है उसके कारण जो डिमांड में फ्लक्चुएशन आती है, तो वो होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ड्यू टू रिलेटेड गुड्स। तो आप 3 बात को याद रखेंगे, जब प्राइस के कारण डिमांड में परिवर्तन हुआ तो ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब इनकम, कंज्यूमर की इनकम के कारण जो डिमांड में परिवर्तन हुआ उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब किसी रिलेटेड गुड्स के, उस जो पर्टिकुलर गुड्स को आप परचेज करना चाहते हो उससे संबंधित अन्य गुड्स से, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड या अल्टरनेटिव गुड्स के प्राइस में जब परिवर्तन होता है तो उससे किस तरह से हमारा डिमांड प्रभावित होता है, उसको नाम दिया गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसा क्यों नाम दिया गया? क्योंकि एक प्राइस के, एक गुड्स के प्राइस के फैक्टर के कारण दूसरे गुड्स के प्राइस डिमांड में, फैक्टर में, डिमांड में परिवर्तन आते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी यदि एक्स गुड के प्राइस में परिवर्तन हो रहा है तो वाई गुड्स के डिमांड में परिवर्तन हो रहा है। जब यहाँ 2 गुड्स के एक का प्राइस बदल रहा है तो दूसरे की डिमांड बदल रही है, इसलिए इसका नाम रखा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिमांड की इलास्टिसिटी आप मेजर कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी लिख देंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या लिख देंगे? शॉर्ट फॉर्म में ईडी। इसके लिए निकाला जाता है ईडी इक्वल टू चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। क्या हमें फार्मूला रखना है? ईडी इक्वल टू चेंज इन डिमांड डिवाइड बाई फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। तो जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना पड़ेगा, पीईडी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन फैक्टर आपको प्रभावित करता है? यहाँ पे प्राइस प्रभावित करता है। तो हम क्या लिखेंगे?
चेंज इन डिमांड डिवाइड बटा चेंज इन प्राइस। बस जो फैक्टर प्रभावित करेगा उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पर फैक्टर इफेक्ट इन डिमांड लिखा है ना मैंने, ये है स्टैंडर्ड चीज। अब जब प्राइस के फैक्टर से हो रहा है तो चेंज इन प्राइस कर देंगे। यदि इनकम से हो रहा है तो चेंज इन डिमांड बटा चेंज इन इनकम। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे? इनकम ईडी निकलेगी चेंज इन डिमांड डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। समझ में आई बात? आइए थोड़ा इसको मैथमेटिकल एस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। इसको मैथमेटिकल एस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। मान लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, किसकी? प्राइस की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, ठीक। इसमें दो चीजें होंगी, एक होगी प्राइस और एक होगी क्वांटिटी या डिमांड। डिमांड तो हमेशा होगी, क्वांटिटी जिसको कहते हैं। मान लेते हैं पहले प्राइस जब P1 थी, मान लेते हैं जब पहले प्राइस P1 थी तो डिमांड हमारी Q1 थी। जब प्राइस P1 थी तो डिमांड क्या थी? Q1 थी। फिर प्राइस P2 हो गई बदल के तो डिमांड भी हमारी Q2 हो गई। तो देखना आप प्राइस में चेंज कितना होगा, इसको डेल्टा P से डिनोट करते हैं। प्राइस में चेंज डेल्टा P, P2 अपन P1। प्राइस में जैसे जितना चेंज का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। तो पहले कुछ रहा होगा, बाद में कुछ हुआ होगा, तो उसका डिफरेंस निकालने यही चेंज आ गया। जिस तरह क्वांटिटी में चेंज हुआ होगा डेल्टा Q, Q2 अपन Q1। क्या होगा? Q2 अपन Q1। अब आपको इलास्टिसिटी या प्राइस निकालनी है तो डेल्टा P अपन डेल्टा Q कर दीजिए। सॉरी, चेंज इन डिमांड डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा P। तो डेल्टा Q आ गया Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई P2 माइनस P1। दोस्तों इस तरह से तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, पर होता क्या है कि इसको जब हम परसेंटेज में जब कन्वर्ट करके दिखाते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है। वहाँ पे रेट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है। ये तो ईडी है केवल। अब हम रेट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब दिखाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया पड़ता है। तो रेट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं उसको देख लीजिए। उसी को परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना कहते हैं। इसी वजह हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना। लेकिन परसेंटेज मेथड से आप बोलिए चाहे इसको बोलिए रेट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों एक ही बात है। रेट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे आप? रेट ऑफ ईडी निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप बताओ, पहले Q1 था, Q1 से बदल के Q2 हो गया, तो हमने क्या निकाला? Q2 माइनस Q1 बटा में क्या करेंगे अब? Q2 या Q1 करेंगे, क्योंकि जो बेस होता है शुरुआत वाला वही लेते हैं। परसेंट में यही चीज़ मैंने सिखाया आज तक कि बेस वाला ही नीचे लेंगे। तो Q2 माइनस Q1 अपन Q1 डिवाइड बाई P2 माइनस P1 अपन P1। अब इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 से तो 100 कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसको आप सॉल्व करोगे तो Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1 इंटू P1 अपान P2 माइनस P1। ये आ गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस रीडिंग। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज है। समझ बात? आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। नहीं समझे तो आप इतना बस दिमाग में रखिएगा Q2 माइनस, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, मैंने परसेंटेज इतना सिखाया है कि आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाओगे इसको। ठीक, इसी तरह इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है, इसी तरह हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है। ठीक है, तो हमें केवल सीखना था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे होता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जब मैंने रेट की ही बात कर दी तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लिया जाए। डिग्री ऑफ ईडी,
यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, ये नहीं महकना चाहिए, इम्पोर्टेंट। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5 तरह की डिग्री होती है, आप दिमाग रखेंगे 5 तरह का। मैं एक टेबल बना देता हूँ, फिर उसको फिगर से समझाऊंगा, उस टेबल को आपको याद रखना है। दोस्तों ये चार्ट है, इसको मैं अभी चूँकि ब्रीफली लिखा हुआ हूँ तो शायद न समझ में आए, जो पढ़े हैं उनको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं अलग से इसको फिर से पूरा एक एक डायग्राम बनाऊंगा एक टाइप का। फिलहाल इसको मैं यही कहूँगा, इसको नोट डाउन या इसका स्क्रीनशॉट जो भी है ले लीजिए, ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। आइए समझते हैं क्या। मैंने कहा प्राइस के कारण डिमांड में जो चेंज होता है, इसमें 5 कंडीशन हो सकती हैं। पहला, प्राइस कितना भी बढ़ा दिया जाए डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इनइलास्टिक है। कितना भी प्राइस बढ़ा दो डिमांड जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो ये इनइलास्टिक है। इसको बोलते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक कंडीशन। आप कितना भी प्राइस बढ़ाते जाएं, प्राइस आपका बढ़ता जा रहा है पर डिमांड जस की तस बनी हुई है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके लिए ये इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, थोड़ी भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए इलास्टिसिटी इसकी 0 हो गई। जब ये इनइलास्टिक है तो इलास्टिसिटी कितने लिखेंगे हम? 0 लिखेंगे। एक कंडीशन ये होती है या प्राइस एकदम कांस्टेंट रखें फिर भी डिमांड हमारी बढ़ती जाएगी। प्राइस आप एकदम कांस्टेंट रखें, प्राइस आप कुछ भी रखें पर हमारी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिमांड बढ़ती ही जाती है। उस कंडीशन को परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। एक कांस्टेंट प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है, ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। इसलिए इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इनफाइनाइट डिग्री में रखा गया है। दोस्तों बता दें, ये दोनों आइडियल सिचुएशन है। ये क्या है? आइडियल सिचुएशन है जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाईली इलास्टिक क्या है, लेस इलास्टिक क्या है, यूनिटरी इलास्टिक क्या है, इसको देखते हैं। ये दोनों हमने सीख लिया। पहला है कि प्राइस कितना भी आप बढ़ा दे हमारी डिमांड कांस्टेंट रहेगी, उस डिमांड में कोई चेंज नहीं आना है, मतलब वो इनइलास्टिक है, इसलिए ईडी क्या हो गया? 0। दूसरी बात मैंने बताया कि प्राइस कांस्टेंट रखें, कितना भी कांस्टेंट रखें, प्राइस घटाएं कुछ भी करें, हमारी डिमांड सतत रूप से बढ़ती जाती है। उससे प्राइस पे उसके फैक्टर नहीं पड़ते, उसकी डिमांड कंटिन्यू बढ़ती जाती है। इस तरह से उसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होती है फ्लक्चुएशन की, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने क्या रखा? इनफाइनाइट। अब जितना चेंज प्राइस में हो सेम रेट से उतना ही चेंज यदि डिमांड में हो जाए तो इसको बोलेंगे यूनिट इलास्टिसिटी। जितना 2 रुपये यदि प्राइस में चेंज हो रहा है तो 2 यूनिट डिमांड में भी चेंज हो जाए, 3 रुपये प्राइस में चेंज हो रहा है तो 3 यूनिट डिमांड में चेंज हो रहा है। इस चेंज को हम बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमेशा इसके लिए ईडी की वैल्यू 1 होती है। ठीक, अब बचे तो हाईली इलास्टिक, यानी 1 और इनफाइनाइट के बीच वाली कंडीशन। देखिए 1 और इनफाइनाइट के बीच वाली कंडीशन क्या होती है? मोर देन 1 की होती है। और 0 और 1 के बीच वाली कंडीशन क्या होगी? लेस देन 1 होगी। ये कब होगा? जब हमारे प्राइस के थोड़ा चेंज होने पे डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है तो उस समय हमारी होती है। देखिए प्राइस ना चेंज हुआ, डिमांड चेंज होता गया तो हमने कह दिया कि इनफाइनाइट है। मैं कहूँ कि प्राइस थोड़ा सा चेंज हो, डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए तो ये क्या होगा? मोर देन 1 वाली कंडीशन होगी, हाईली इलास्टिक होगा। उसी तरह प्राइस यदि बहुत ज़्यादा चेंज हो पर डिमांड उससे बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, थोड़ी बहुत चेंज हो, उसको क्या? लेस इलास्टिक। हाईली इलास्टिक के लिए ईडी मोर देन 1 होता है और लेस इलास्टिक के लिए ईडी लेस देन 1 होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब प्राइस से ज़्यादा डिमांड में चेंज हो जाए, प्राइस से ज़्यादा तो डिमांड में चेंज हो जाए तो वो हाई इलास्टिक है, और प्राइस से कम यदि डिमांड में चेंज हो तो लेस इलास्टिक है। ठीक है,
तो हाई इलास्टिक के लिए ईडी ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 1 और लेस इलास्टिक के लिए ईडी लेस देन 1 होती है। यदि मैथमेटिक्स फार्मूला जो मैंने बताया आपको, वो फार्मूला भी मार्शल ने ही दिया था, उसका एक फार्मूले का एक और नाम होता है फ्लक्स मेथड, उसको बोलते हैं। तो यदि आप उसमें भी रख के देखोगे तो आप ये महसूस कर पाओगे कि ये जो मैं बातें आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट में भी करेक्ट होती हैं। वहाँ शायद आपको कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ जाए, पर समय अभाव में मैं एक एक चीज मैथमेटिकल एस्पेक्ट में नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको समझाने की कोशिश की। दोस्तों देखिए, अब इंडिविजुअल हम समझा रहे हैं इसको, इसमें किस तरह से और क्वेश्चन बनता है हमारे बीएचयू में। क्वेश्चन उतने पे ही नहीं रुक जाता, क्वेश्चन और बनता है। जैसे पहला मैंने बोला था परफेक्ट इलास्टिक। ठीक, परफेक्ट इलास्टिक क्या है? परफेक्ट इलास्टिक वो कंडीशन है, इधर क्वांटिटी होती है, आपको पता है, इधर प्राइस होता है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक, यदि प्राइस कांस्टेंट हो तो हमारी डिमांड बढ़ती जा रही हो, एट कांस्टेंट प्राइस डिमांड इंक्रीजेस और इन्फानाइट तक इंक्रीज हो रही हो, तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक कंडीशन। ये तो मैंने बता दिया, पर क्या दूसरे डायमेंशन से क्वेश्चन आता है। दूसरे डायमेंशन में पूछता है कि परफेक्ट इलास्टिक में जो डिमांड का कर्व बनता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर्व बनता है, इसको ईडी वाला इन्फानाइट लिख लीजिए आप, ईडी। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कर्व बनता है वो किस एक्सिस के पैरेलल होता है? पैरेलल का मतलब कभी ना मिले, तो किस एक्सिस के पैरेलल है दोस्तों? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। तो इसमें क्या कर्व है? ईडी पैरेलल के लिए दो ऐसी लाइन बना दीजिए, पैरेलल हो गए। ईडी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ईडी कब बनता है? तो आप बताएंगे जब इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक हो, डिमांड इलास्टिसिटी क्या परफेक्टली हो या इनफाइनाइट हो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक, आई होप कि आप समझ पाएंगे। इसी तरह से परफेक्टली इनइलास्टिक की क्या कंडीशन होगी देखिए। परफेक्ट इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक का होता है, मैंने बताया था आपको, जब प्राइस कितना भी चेंज किया जाए, कितना भी प्राइस घटाया बढ़ाया जाए, लेकिन डिमांड कांस्टेंट हो जाए। ये क्या कंडीशन है? डिमांड कांस्टेंट एट एनी प्राइस। किसी भी प्राइस पे डिमांड कांस्टेंट हो, उस तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बोलते हैं जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। अब आप बताना, ये जो डायग्राम बना, ये पैरेलल किस एक्सिस के है, वाई या एक्स? वाई एक्सिस के है। तो इसमें ईडी क्या होता है? ईडी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, ये कब ऐसा पॉसिबल होगा दोस्तों? पॉसिबल ये तब होगा जब आप ऐसी चीजों के लिए लुक आफ्टर कर रहे हो जो आपको लाइफ को बचाने के लिए काम आए। आपको पता हो कि कितनी भी महंगी दवा हो पर हम यदि बच जाएंगे, तो आप क्या करते हो कि प्राइस कितना भी बढ़ जाए और उस सामान को आप खोज के लाते हो, डिमांड आपकी बनी रहती है। ठीक है, तो ये होती है लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए। हालांकि सब में नहीं जाना है, इसमें नहीं पूछता है, बस इतना याद रखें कि परफेक्ट इलास्टिक कब होगा, इनइलास्टिक कब होगा, जब ईडी जीरो हो जाएगा। इस समय डिमांड कांस्टेंट रहती है एट एनी प्राइस और ईडी पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। ठीक, ये दो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम देखते हैं यूनिट इलास्टिक कब होगा।
इधर क्या है, क्वांटिटी है, इधर प्राइस है। ठीक, ये हमारा डिमांड ग्राफ है। मैंने कहा मान लो यहाँ पे P1 प्राइस थी, ये P2 प्राइस हो गई, ये Q1 क्वांटिटी थी, ये Q2 प्राइस क्वांटिटी थी। तो दोनों का ये जो चेंज है, देखिए ये जो दोनों का चेंज है, यानी यही ये वाला भी है, यही ये वाला भी है। तो y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस, या क्वांटिटी बाई प्राइस होती है तो आपको x बाई वाई लिखे, y बाई एक्स क्या हो जाए, 1 हो जाए। इस समय ईडी क्या होता है, 1 होता है। मतलब जितना क्वांटिटी में चेंज हो रहा हो, डेल्टा एक्स अपन डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा एक्स अपन डेल्टा वाई क्या हो जाए, 1 हो जाए। उतना ही चेंज प्राइस में हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। जैसे इसमें मान लीजिए 2 यूनिट की चेंज हो गई और यहाँ पे भी 2 यूनिट का चेंज हो गया, तो सेम चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ। मैं कहूँ निकालिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप कहोगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो परसेंटेज चेंज मान लीजिए 2 यूनिट का है, बड़ा परसेंटेज चेंज इन प्राइस बता दो कितना हो गया, ये 1 के बराबर नहीं हो गया, इसलिए इसको ईडी बराबर 1 बोलते हैं। यानी इसके लिए क्या हो गया, आपको याद रखना होगा कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस आपको इतनी बातें याद रखनी है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक, आइए तीसरी क्वालिटी देखते हैं, हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक कब होगा, हाईली इलास्टिक तब होगा दोस्तों जब प्राइस के थोड़े फ्लक्चुएशन से, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्वांटिटी मोर चेंज देन चेंज इन प्राइस। यानी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज होता है प्राइस की अपेक्षा, तब कहाँ होता है, हाई इलास्टिक होता है। मतलब प्राइस बस इतना से बदले तो क्वांटिटी इतनी बदल जाए। मान लीजिए इस प्राइस पे ये डिमांड ग्राफ थी, सॉरी इस प्राइस पे ये डिमांड ग्राफ थी, मैंने थोड़ी सी प्राइस का घटा दी, डिमांड इतनी भाग गई। समझ रहे बात को। यदि सेम मैं डायग्राम पे देखने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह से आएगा ये। मैंने प्राइस देखिए यहाँ है, प्राइस इतनी ही घटाई है, डिमांड यहाँ पे चली आई, ये कुछ कम होगा, यानी डेल्टा पी लेस है और डेल्टा क्यू बहुत जाते हैं, मोर है। इसका ग्राफ कैसा बना, ये ग्राफ है मोर फ्लैटर, क्या बोलते हैं इसको, मोर फ्लैटर। ठीक, इसी तरह लेस इलास्टिक कब होगा, लेस इलास्टिक तब होगा जब प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हो पर क्वांटिटी में चेंज बहुत कम हो। लेस इलास्टिक कब होगा देख लेना। लेस इलास्टिक वाली कंडीशन तब होती है दोस्तों जब प्राइस में इतना चेंज हो जाए, क्वांटिटी इतनी सी बदले, तो ये क्या है, लेस इलास्टिक है। यदि इसको सेम ग्राफ में देखा जाए तो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे बनता है। ऐसे बनता है, ये लेस फ्लैट है, ये क्या है, लेस फ्लैट। प्राइस मैंने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जब प्राइस थी इतनी क्वांटिटी थी, मैं प्राइस यहाँ ले गया इतना बढ़ा के, तभी क्वांटिटी इतनी ही बदली। देखिए इतना प्राइस घटाया, इतनी क्वांटिटी घटी, इतनी क्वांटिटी बढ़ी। समझ रहे बात की नहीं, तो इस तरह से बड़ा दिक्कत होता है। ठीक, तो लेस फ्लैट है ये, चेंज इन प्राइस मोर एंड चेंज इन क्वांटिटी, यह है लेस इलास्टिक। यानी इसके लिए ईडी की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक है दोस्तों,
इस तरह से मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बताया। आई होप कि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझ पाए होंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, आई होप कि सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। जो क्वेश्चन छूटे हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या पर्सनली आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।